तो शुरू करते हैं अपनी इस कश्मीर की जन्नत बनाने का वादा। मैं अनुराधा जी, क्योंकि आप हम सब लोगों में से आप ही कश्मीर में बैठी हैं इस समय, तो बात आप ही से शुरू करें। ये जो कश्मीर को हम लोगों ने कहा कि हम जन्नत बनाएंगे, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, 370 खत्म किए हुए, हम जन्नत की ओर कितना बढ़े हैं? देखिए, जहाँ तक जमीनी स्तर पे बात है, जो सिचुएशन है यहाँ पर, जन्नत की तरफ जाते हुए तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आप पूरे जम्मू कश्मीर को देख लीजिए। अभी मैं कश्मीर में नहीं हूँ, जम्मू में हूँ, जो कहीं कुछ काफी लिहाज से कश्मीर की स्थिति से बहुत बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर भी लोग खुश नहीं हैं। यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि कोई जन्नत बन रही है। लोग समझ रहे हैं कि उनके जो हक हैं, उनके जो प्रिविलेजेस थे एक्सक्लूसिव, चाहे बिजनेस को लेके, जमीन की ओनरशिप को लेकर, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, उनको ये डर है। और जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, तो कश्मीर जन्नत की ओर जाते बजाय एक जहन्नम की तरफ जा रहा है। जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है, जिस किस्म का डर का माहौल है, जिस किस्म की एक टिरनी और ऑपरेशन से एक इंडियन स्टेट वहाँ पर डील कर रही है पूरी सिचुएशन को। एक पहले तो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन होता था कि मिलिट्री के जरिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे, अरेस्ट होंगे, कुछ होगा। लेकिन आज की डेट में इतना डर बैठा दिया, इतनी सर्वेलेंस है। आप जरा सा कुछ बोलेंगे तो आपको फोन आ जाएंगे, या आपके ऊपर केसेस लग जाएंगे, या आपको डराया धमकाया जाएगा कि इस तरह के केस लगा दिए जाएंगे। एम्प्लॉयज हैं, उनको निकाला जाता है, आर्बिट्ररी ऑर्डर्स निकलते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स नहीं है। इंस्टीट्यूशनल पूरा कोलैप्स है। जो जहां तक कि जो इंस्टीट्यूशंस जो लोगों के हकूक के गार्डियंस होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो सरकार की मनमानी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से एक एनार्की यहाँ पे फैलाए हुए है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। और एक खामोशी इसलिए है क्योंकि एक डर का माहौल मुसलसल बना हुआ है पिछले 2 साल से। जी, मैं डॉक्टर श्रवण, आपके पास आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। मैं अभी गया था श्रीनगर एक 15 दिन पहले, और वो पूरी छावनी है, मतलब श्रीनगर को छावनी में तब्दील है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जितने व्यक्ति मुझे सड़क पे दिखाई दे रहे थे, उतने उससे दुगने व्यक्ति हमारी सेनाएं वहां पे लगी हुई थी। आप लोगों की जबान पर ताला है। आप वहां पे आप किसी से कोई बात करिए, लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अच्छा भी नहीं बोल रहे हैं, खराब भी नहीं बोल रहे हैं। वो बहुत साफ नजर आ रहा है कि वो एक डर में जी रहे हैं, या एक उनके ऊपर एक उनको विश्वास नहीं है हम लोगों का कि हम ये कहेंगे तो मालूम नहीं ये सरकार के आदमी हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, क्या है। कोई आपको डॉक्टर श्रवण साहब, कोई रोशनी की किरण नजर आ रही है कश्मीर के मामलात लेके? देखिए, कश्मीर के मामले में अनुराधा से बेटर तो कोई बोल नहीं सकता, और कोई वहाँ की तफसील के बारे में बयान नहीं कर सकता। हम तो बहुत दूर बैठे हैं। दूर बैठ के जो चीज नजर आती है, मैं थोड़ा सा वो शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मुद्दा है। मैं कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहता, और देखना भी नहीं चाहिए। मैं एक राज्य के बारे में ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं, या ऐसे इलाके की कल्पना करता हूं जिसकी 98% आबादी मुस्लिम है। करीबन 87 लाख वहां आबादी है, 90 लाख के करीब होगी। और अनुराधा जी बता सकते हैं कि
प्रति व्यक्ति वैली में जो मुस्लिम है उस पर कितने सुरक्षा सैनिक हैं, वहां उनकी तादाद क्या है? अब हम तो किसी जमाने में सुनते थे काफी लाखों में है, जो प्रत्यक्ष तौर पर है और अप्रत्यक्ष तौर पर कितने हैं, ये एकमात्र राज्य या एकमात्र जगह या एकमात्र कॉरिडोर ऐसा है जो पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड है, और वो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। आप किसी मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लेटाते हैं और उसको एनेस्थेसिया देने के पहले या ऑपरेशन करने के पहले उसकी कंसेंट लेते हैं। आप कश्मीर में इतने ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहां आपने मरीज से पूछा तक नहीं कि हम आपको बेहोश करना चाहते हैं, आपका इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, आपके अखबार बंद करना चाहते हैं, अनुराधा भसीन के दफ्तर पर ताला लगाना चाहते हैं, लोगों की जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं, 370 को हटाना चाहते हैं। हो ये गया है कि देश में जो 90% मुसल हिंदू हैं, उनके कंसेंट को मुस्लिम जो पॉपुलेशन है कश्मीर की, उसकी भी कंसेंट मान लिया गया है। एक मेजॉरिटी की कंसेंट को माइनॉरिटी की कंसेंट के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आप किसी हुकूमत को कैसे चला सकते हैं? आप हटाइए, बेशक आप एक चीज का विश्लेषण कीजिए कि 2014 के पहले कश्मीर में ये सब चीजें क्यों नहीं थी जो आज हैं। वाजपेयी जी के जमाने में क्यों नहीं थी, या जनता पार्टी की हुकूमत थी 1977 के जमाने में तब क्यों नहीं थी, तो कांग्रेस की हुकूमत के जमाने में तो नहीं थी, और पीडीपी के साथ जब बीजेपी की सरकार थी वहां श्रीनगर में, तब भी इस तरह की ज्यादा चीजें क्यों नहीं थी, और अब क्यों हो रही है? ये पूरा मामला ट्रस्ट का है, आपसी यकीन का है, विश्वास का है। और आप अगर लखनऊ में, देहरादून में, दिल्ली में कश्मीरियों को निशाने पर लेंगे, वो व्यापारियों को निशाने पर लेके उनको भगाएंगे वहां से, कश्मीरी स्टूडेंट्स को भगाएंगे वहां से, उनके साथ मारपीट होगी, और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे, तो आप कश्मीर के मुसलमान को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मामला यकीन का है, आपसी विश्वास का है, ये कोई पाकिस्तान का मामला नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ जोड़ के कश्मीरियत की बेइज्जती करना चाहते हैं। कश्मीर का जो साहित्य है, संस्कृति है, जो उसका सूफीवाद है, जो वहां के संत हैं, हिंदुस्तान के साथ जो उनके रिश्ते हैं, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। जब भी कश्मीर में कुछ होता है, इंदिरा गांधी के जमाने में जब भी कुछ होता था, तब कहते थे कि ये सीआईए का एजेंट है। एक सीआईए को वो ब्रांड नेम बना दिया गया था हुकूमत के विरोध के खिलाफ किसी भी चीज को। और पीलू मोदी को जब कहते थे कि आप सीआईए के गुलाम हैं, तब वो उन्होंने अपने कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया कि मैं सीआईए का एजेंट हूं, और उसको लेके गए वो पार्लियामेंट में। अब जो है पूरे डायमेंशन बदल गए। हमने पाकिस्तान को एक अपने निशाने पर ले लिया है। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर आप करते हैं, और विजयादशमी के भाषण में डॉक्टर मोहन भागवत इस तरह की चर्चा करते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और हिंदुओं की क्यों कम हो रही है, तो उसका इको जो होता है, उसकी प्रतिध्वनि जो होती है, वो कश्मीर की घाटी में भी होती है। तो आप कश्मीर में अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि
कश्मीर को आप दिल की धड़कन माने और उसके पेट में दर्द होने दें। आप लोगों से बात कीजिए, वहां क्यों वहां के बच्चे पत्थर फेंकते हैं, या क्यों इस तरह के चीजें होती हैं। आर्म फोर्सेस एक्ट जो था, जो कश्मीर में भी था और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में भी था, आपने उसको कितना डाइल्यूट किया है और क्यों नहीं किया है। अभी तो आपने जो अधिकार दिए हैं वो तो बढ़ा दिए हैं। पंजाब में भी एक बड़ी सीमा को उसमें ला दिया है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मामला जो है ये पॉलिटिकल विल का है। आप अगर मैं पाकिस्तान गया हूं, 4-5 बार गया हूं पाकिस्तान, वहां का आदमी जो है, आम इंसान, वो हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं करता है, वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं है। वो कहता है हमको कश्मीर नहीं चाहिए, ये हुकूमत का मामला है। हिंदुस्तान का आम आदमी कश्मीरियत के खिलाफ नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अब अगर आप एक डिवीजन पैदा करना चाहते हैं कश्मीर के मुसलमान के बीच में और जो जमीन पर रहने वाला हिंदू है उसके बीच में, और हिंदू मेजॉरिटी के दम पर अगर कश्मीर में अपना हुकूमत को लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए या गवर्नर के जरिए, आप अनुराधा जी ने बहुत कम बताया है कि वो जमीन का मामला है या बिजनेस का मामला है। ये जमीन का मामला नहीं है, कश्मीर के जमीर का मामला है। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इमोशनल मामला है, और आप उसको इमोशनल मामले को पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहते हैं और अपनी नाकामियों का ठीकरा आप पाकिस्तान के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। जब आपकी बॉर्डर्स इतनी सील्ड हैं, एलओसी इतनी सील्ड है कि परिंदा भी घुस नहीं सकता, तो ये आतंकवादी घुस कहां से रहे हैं? और इनको प्रोटेक्शन को क्यों दे रहे हैं? वहां के जो कश्मीरी हैं या मुसलमान हैं, क्यों दे रहे हैं उनको प्रोटेक्शन? तो बहुत सारी चीजें हैं। जी, मैं जरा शेख अब्दुल रहमान साहब को भी चर्चा में ले लूं। वहां के एक्स एमपी हैं। रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जहां पे श्रवण गर्ग साहब ने अपनी बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। अच्छी बात। एकदम से ये दहशतगर्दी एकदम से ये फ्लेयर अप क्यों हो गई है? भाई पिछले 7 साल से, मान लीजिए पहले तो नेहरू की सरकार थी, ठीक है, नेहरू साहब ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 7 साल, 7.5 साल से तो हुकूमत एक केंद्र सरकार में एक पार्टी की है। 3-3.5 साल आपने सरकार वहां चलाई स्टेट में। पिछले 2-2.5 साल से आप केंद्र सरकार डायरेक्टली वहां हुकूमत चला रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत। ये उसके बाद एकदम से क्यों फ्लेयर अप हुआ है? रहमान साहब, आपको क्या लगता है, ये स्पॉन्सर्ड है, क्या है, क्यों हो रहा है? असल में ये इसकी जो जड़ है वो 370 दफा के साथ जुड़ती है। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा गया है कि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। इस रियासतें जो हैं ये इस रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाई गई है। तो ऐसी सूरत में रियासतों के इख्तियारात ज्यादा होते हैं। तो पहले ही रियासतों के इख्तियारात स्नैच कर लिए गए थे। जो बाकी बचे थे, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने जो पिछले 2-3-4-5-7 सालों में जो सिलसिला शुरू किया है उसमें उन्होंने रियासतों के इख्तियारात स्नैच करने शुरू किए हैं। जैसे पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया, जो रियासतों के इख्तियारात थे वो मरकज में चले गए। एजुकेशन पॉलिसी सेंटर से बनाई गई, जो एजुकेशन जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से बाकी जो रेवेन्यू है, ये जमीनों के कानून है, ये सेंटर बना रहा है। तो हर मामले में सेंटर जो है,
और अब तो 2 दिन पहले की बात है कि जब इन्होंने 50 किलोमीटर सरहदों से जो है वो बढ़ाया, बीएसएफ को इख्तियारात दे दिए। तो ये एक तरह से रियासतों को वंचित करके, और वो जो पूरा पुराना तस्वर है आरएसएस का, जिसको गुरु गोलवालकर जी ने कई बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का, उन्होंने उनके लेख में पढ़ा करता था। तो उन्होंने तो ये कहा था कि रियासतें भी नहीं बनानी है, रियासतों की जरूरत नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना था तो उस पर उनकी कमेंट आया था कि 5 जोन बनाने चाहिए, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन एंड सदर्न जोन एंड ईस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन। 5 जोन बना लिए जाने चाहिए रियासतों की। ये तश्कील ही जो है गलत है। हालांकि इसमें डिफरेंट कल्चर बसते हैं, डिफरेंट लोगों की आदतें हैं, डिफरेंट लोगों के जोग्राफियाई हालात हैं, डिफरेंट किस्म के मौसम हैं, और कुदरती सारे ढांचे को जो है तहस नहस करके तो आप जोनों में इसको बांट करके चला नहीं सकते। लेकिन रियासतें भी बन गई, और रियासतों को जो इख्तियारात दिए गए थे उसके तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली को, जो एक क्लास स्टेट थी, इनको भी इख्तियारात दिए गए थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाकर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, जिस तरह बाकी एक क्लास स्टेट्स को पूरे हिंदुस्तान में मिले थे। लेकिन बाकी रियासतों ने यूनानिमसली ये फैसला कर लिया और ये सेंटर को इख्तियार दे दिया कि जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमें वो मंजूर है। लेकिन जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी, जो 52 में बनी, 51 में बनी, और उन्होंने 56 में कंप्लीट अपना कॉन्स्टिट्यूशन किया, और 26 जनवरी 1957 को उसको लागू कर दिया जम्मू कश्मीर पर। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो 2-3 चीजें जो हैं जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है वो जज्बाती भी है, और बाकी मामलात के अलावा बुनियादी तौर पर इस रिश्ते के 3 बड़ी वजूहातें, 3 बड़ी दस्तावेजात हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं। वो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, एक महाराजा हरि सिंह जी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जब ये 2019 के अंदर अगस्त 5 तारीख को ये 370 खत्म कर दिया और 35A खत्म कर दिया गया, तो ऐसी हालत में जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न हो गया, और जो रिश्ते के लिए जो अहम कड़ी थी 370 और 35A, उसको खत्म कर दिया गया। और इन दोनों चीजों को खत्म करने के बाद एक ही दस्तावेज रहती है जो महाराजा हरि सिंह जी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। लेकिन महाराजा ने दस्तखत करने से साथ ही उसमें नोट किया है, उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर नोट किया है कि 3 सब्जेक्ट्स का मैं इल्हाक करता हूं। जब कबायलियों का हमला हुआ 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर 1947 को, तो उस वक्त फौज जो काम आ गई, कुछ बागी हो गई और वो पाकिस्तानी इनवेडर्स के साथ मिल गई, और ऐसी हालत में मरकज से जम्मू कश्मीर सरकार ने मदद मांगी। मरकज ने ये कह दिया, जवाहरलाल जी नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सब करने के बाद कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत ही नहीं किए हैं, आप हमारा हिस्सा नहीं बनते, तो हम कैसे फौज भेजें आपकी मदद के लिए। तो ऐसे तारीख में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जिस दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो वाहिद दस्तावेज इस वक्त वैलिड है, और उसमें 3 सब्जेक्ट्स का ही उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के बारे में सेंटर को इख्तियार देता हूं मैं। बाकी हर हाल में रियासत जम्मू कश्मीर जो वो अपने तौर पर उनका अपना निज़ाम होगा, अपनी सिस्टम होगा, अपनी इंडिपेंडेंस होगी। तो ऐसी हालत में उसका एक तरह से ये सेल्फ गोल किया है इन लोगों ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर एक हिस्सा था और जो कंडीशंस थी उनको वेव कर दिया। जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स ने इल्हाक की तस्दीक की थी, रेक्टिफाई किया था उसको कि हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, उन दोनों को तो रिरेंट कर दिया। और ऐसी हालत में एक ही महाराजा की दस्तावेज रहती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसमें तो 3 सब्जेक्ट्स का ही इल्हाक किया था, बाकी मामलों में तो स्टेट को इंडिपेंडेंट रखने की शर्त लगाई थी। ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर के साथ ये ज्यादती करना जो है
इसका बराह रास्त असर है जो आजकल आप कहते हैं कि हालांकि सारा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है, वो इस वक्त लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के बारे में गलतफहमियां फैलाई जाए। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जहां पर बेकारी बहुत कम है और यहाँ कोई भुखमरी नहीं है, यहाँ कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं है। बाहर के लोग यहाँ झुग्गी झोंपड़ी बनाते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आकर के, बिहार के लोग आकर के, छत्तीसगढ़ के लोग आकर के झुग्गी झोंपड़ी में बसते हैं, लेकिन रियासत का कोई बाशिंदा अपने मकान के बगैर नहीं है, कोई बेजमीन नहीं है। लैंड ऑफ द टिलर का जो 1952 में फैसला किया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कि जो काश्त करता है वही उसका मालिक होगा, और उसको मालिक बना दिया गया था। तो यहाँ कोई लैंडलेस आदमी है नहीं। इसके मुकाबले में गुजरात जो है बहुत पीछे है। गुजरात के अंदर भुखमरी भी होती है, गुजरात के अंदर बेकारी भी है, गुजरात के अंदर झुग्गी झोंपड़ी भी है। जहाँ आज तक कोई स्टारवेशन से डेथ नहीं हुई जो बाकी रियासतों में हुई है। करप्शन के लिहाज से अगर नंबर 1 पर तो बिहार को करार दिया है, जिसमें बीजेपी के लोग भी शरीक हैं गवर्नमेंट के अंदर नीतीश साहब के साथ, तो वहां पर उसको करप्शन में नंबर 1 पर करार दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके मुकाबले में कम करप्शन है। जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में बेकारी कम है। जम्मू कश्मीर में स्टारवेशन डेथ्स कोई नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में कोई बेमकान और बेजमीन नहीं है। जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का इस तरह का भेदभाव नहीं है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि सारा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खसूसी तौर पर, वो इसमें पीछे लगा हुआ है कि बस ये 2019 के बाद ही अब तरक्की का दौर शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पर तरक्की का नामो निशान नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 4 एडवाइजर हैं, जिनमें से एक को अब छुट्टी कर दी गई, उनके करप्शन का केस निकला, और 2 एडवाइजर हैं और एक गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा जी। तो इनकी हालत ये है कि कोई किसी की सड़क नहीं बन रही है, कहीं कहीं पानी नहीं बन रहा है, कहीं लोगों के प्रॉब्लम हल नहीं हो रहे हैं, लोगों के मसाइल जो हैं ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, और एक अफरा तफरी का आलम है। और ऐसी हालत में सारा मीडिया, नेशनल मीडिया जो है, वो ये कहता है कि यहाँ पर बड़ी सुख शांति है और यहाँ पर तरक्की का दौर शुरू हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो हैं, ये इसका रिएक्शन है। और ये भी कहा गया था कि मिलिटेंसी कम हो गई है, तो अब मिलिटेंसी अगर बढ़ रही है तो उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए इनको। तो ऐसी हालत में कि जो सिलसिला है, तो ये दिल्ली से शुरू हो गया है और उसकी शाखें यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई तब्दीली, कोई नया कानून पास होता है तो रियासत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड करेगी, तो तब होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का फिर गवर्नमेंट बना दिया गया, और उसी आड़ में जो है अपने वहां से भेजे हुए गवर्नर जो है, नामजदा गवर्नर हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेते हैं और यहाँ गवर्नर रूल कर देते हैं, यहाँ की असेंबली तोड़ देते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ हो रहा है। ऐसी हालत में ये इसका नतीजा कुदरती तौर पर जो निकलना था जो निकल रहा है, लेकिन इसके लिए दानश्वर आप जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी है कि आप लोग सही रास्ते पर इस मुल्क को रहनुमाई करें, ताकि ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा भी बना रहे और इसके अंदर डेमोक्रेसी बरकरार रहे। और ये एक कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर को कहा जाता था इंडिया का ताज है, इस ताज को हम संवारने के बजाय इसको हम खराब कर रहे हैं और इसके अंदर तबाही और बर्बादी के बीज बो रहे हैं। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं हो सकती कि इस रियासत के अंदर इस तरह का निजाम कायम किया जाए, इस तरह की जोर जबरदस्ती की जाए। मैं एक दो मेरे और वो हैं, उनको डिस्कशन में ले लूं, मौका रहा तो मैं फिर वापस आता हूं। डॉक्टर आनंद कुमार, आपसे जरा एक चीज, क्योंकि इन्होंने मनोज सिन्हा साहब का नाम लिया, आप जहां से आते हैं वहीं से मनोज सिन्हा साहब भी आते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा मनोज सिन्हा साहब को उनको चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश बनना था, जिस तरह से कुर्सी छीन गई उनसे, तो शायद थोड़ी सहानुभूति भी होनी चाहिए भाई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो बेचारे भेज दिए गए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक से में घूम भी नहीं सकते हैं, डल लेक में अकेले हवा भी नहीं खा सकते हैं। तो खैर,
एक बेसिक बात जो रहमान साहब ने कही है, डॉक्टर आनंद कुमार, कितनी जिम्मेदारी कश्मीर से बाहर रहने वालों की है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं मैं इस सब्जेक्ट पे बोलूंगा। आपके पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट थे जो मैंने आपसे कहा कि आप उस पर बोलिए, आपने कहा नहीं कश्मीर पे शायद आपको लगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बोलना। तो हम लोग जो कश्मीर के बाहर रह रहे हैं उन लोगों की कितनी जिम्मेदारी है इस बात को उठाने की? कश्मीर इस समय भारतीय लोकतंत्र की एक तरह से उसका कब्रिस्तान जैसा बन रहा है। यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, आप बहुत दिनों के बाद पहला चैनल बन गए जिसने कि कश्मीर की आवाज को देश को पहुंचाने का काम करने की हिम्मत की है। आपने देखा कि अनुराधा जी बोल रही थी, बहुत नाप तौल के बोल रही थी, लेकिन उनका एक एक वाक्य तकलीफ से भरा था। और शेख अब्दुल रहमान साहब, जिनको मैं एक अरसे से जानता हूँ, ये 77 में जो क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति से बनी हुकूमत थी, उसमें ये संसद के सदस्य बने थे 50 साल पहले। ये बेहद नरम मिजाज आदमी है। ये कश्मीर के गांधीयंस की परंपरा में जोड़े जाते हैं, जयप्रकाश और लोहिया की परंपरा से जुड़े जाते हैं, लेकिन ये रोके, इनकी बात रुक नहीं रही थी। कितनी खराब चीजें इनकी आंख के आगे से गुजर रही थी। एक संविधान बना था भारत का, उसको आपने रौंद दिया। एक संविधान बना था कश्मीर का, 5 बरस की मेहनत से बना था, उसको आपने गद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और अब आप सेना के बल पर और दिल्ली शासन की दबंगई के बल ना बनाने का दावा करते हैं। जो कश्मीर को जानते हैं उनको मालूम है कि कश्मीर में मुसलमानों के बीच में अकबर के बारे में बेहद नफरत है। क्यों? क्योंकि अकबर करके हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे। जब अकबर का ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा? मेरा कश्मीर के साथ बौद्धिक संबंध है। मेरे दोस्त वहां पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे 3-3, मैं वहां का विजिटिंग प्रोफेसर रहा। कुछ कश्मीरी छात्र छात्राओं को हमने पढ़ाने का काम किया दिल्ली में नेहरू विश्वविद्यालय में। जैसा अभी श्रवण जी ने कहा, जैसे आम पाकिस्तानी सपना देखता है कि भारत के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर हों, हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ने का मौका मिले, हमारे बुजुर्गों को इलाज का मौका मिले, हमको व्यापार का मौका मिले, कश्मीर में उससे ज्यादा तमन्ना है कि हम भारत के, इतने बड़े भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को भेज सकें, इतना बड़ा व्यापार का क्षेत्र है, उसमें व्यापार कर सकें। और ताज्जुब की बात यह है कि हर कश्मीरी व्यापारी का एक छोटा हिस्सा व्यापार का दिल्ली और बंबई में जरूर रहता है। ये जुड़ा हुआ है व्यापार से, ये जुड़ा हुआ है इतिहास से। शैव परंपरा के जो श्रेष्ठतम दार्शनिक थे वो कश्मीरी थे। बौद्ध परंपरा का विस्तार नालंदा से होते हुए कश्मीर के जरिए तिब्बत और उससे आगे हिमालय में गया था। और आज भी कश्मीरी इस्लाम एक अलग तरह का इस्लाम है, जिसमें संस्कृति और धर्म के बीच लगातार संवाद है। ये सब आप नष्ट कर रहे हैं। किसके लिए? वोट के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर को जितना सताया जाएगा उतना ही ये मैसेज जाएगा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हैं। आप इस समय कश्मीर को जोड़ने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है, जो सड़क बनाई जा रही है, वो सीमा की सुरक्षा बल की सड़क है, वो सेना की सड़क है। उसमें इंसानी और कानूनी दोनों की उपेक्षा है। ऐसा हिटलर ने किया था और उसका 1-2 साल नहीं, 6 साल चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा था। दावा यही था कि इतिहास में कभी हमारा कोई एक राजा जमींदार, और वहां के कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं इसलिए हमारा हिस्सा है, और दुनिया में चुप्पी थी। जो आपने कहा कि कश्मीर के बाहर के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी है जो दुनिया की हिटलर के राज में जर्मनी से सताए जा रहे लोगों के बारे में थी। और हम जितना बोलेंगे आवाज की उतनी गूंज होगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप शेख अब्दुल रहमान साहब जैसे लोगों को, अनुराधा जी जैसे लोगों को देश के सामने पेश करेंगे तो जो झूठ
का तिलिस्म बना हुआ है वो टूट जाएगा। अभी कश्मीर के दो ही खबरें हैं, आतंकवादियों का एक हमला हुआ और हमने एक को मारा, उन्होंने दो को मारा वगैरह वगैरह, और दूसरा कि हमने यहाँ वहां वहां दबिश करके कुछ भारत विरोधी ताकतों को पकड़ा है, पाकिस्तानियों को पकड़ा है, और कोई खबर ही नहीं है। ये जो चल रहा है, मैं जरूर ये मानता हूं कि श्री मनोज कुमार सिन्हा, उनके करियर का ये बहुत बड़ा मौका है, और अगर उन्होंने जमहूरियत के लिए कुछ किया तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, वरना वो इतिहास के मलबे में वैसे ही दब जाएंगे जैसे श्री जगमोहन दब गए थे। कश्मीरी पंडितों के बीच में भगदड़ मचाने का काम पाकिस्तानी जासूसों ने, कश्मीर के आतंकवादियों ने कितना किया हमको नहीं मालूम, लेकिन उस समय के राज्यपाल महोदय ने बहुत ज्यादा किया। मैं ये समझता हूं कि आप 1 घंटे की बातचीत में डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी के लहजे से, अंदाज से तो जरूर कश्मीर का जिक्र होना चाहिए, तफसील से समझना चाहिए, लेकिन कश्मीर पर ही आपको एक दिन पूरे देश को ध्यान में लेते हुए टॉकेथॉन करना चाहिए। ये बेहद जरूरी काम है, और जैसे अंधेरे में एक छोटा दिया भी उजाले की शुरुआत हो जाता है, वैसे आनंद वर्धन जी आपका ये प्रोग्राम उसकी शुरुआत कर रहा है। मैं तो बहुत दिनों बाद शेख साहब की आवाज सुन पाया हूं, और मुझे ये लगता है कि जितनी संजीदगी से इन्होंने बातों को रखा, इन्होंने एक भी भावना की बात नहीं की, एक बार भी इन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, एक बार भी इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, खाली इन्होंने तकनीकी बातें की, कानूनी बातें की, संविधान की बातें की। ऐसे लोग बहुत कम बचे हुए हैं, भारत में बहुत कम बचे हुए हैं, कश्मीर में तो और भी कम है। तो हमको लगता है कि अनुराधा जी, शेख अब्दुल रहमान साहब और इस तरह के जो लोग हैं, ये हमारे लिए उम्मीद का चिराग हैं। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हम लोगों को बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग तिब्बत के बारे में बोलते हैं, चीन की बहुत दबंगई है तिब्बत में, लेकिन तिब्बत की आवाज आप जितनी दबाना चाहते हैं चीनी नेता लोग, उतनी ही ऊंची होती है। ऐसे ही भारत के नेताओं को आज दुनिया के दरबार में जहां जहां जाते हैं, चाहे पर्यावरण का सम्मेलन हो, चाहे खेल का मैदान हो, और चाहे औरतों के मुद्दे हो, घूम फिर करके एक सवाल जो सबसे ऊपर आ जाता है वो कि कश्मीर में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और ये जो इंटरनेट आप बंद कर देते हैं, अभी आपकी मशीन शुरू में थोड़ा गड़बड़ हुई, आप कितने नाराज हो गए जियो वाले पर, हम कितने परेशान हो गए। घंटे भर का प्रोग्राम है और उसमें 5-7 मिनट खराब हो गया, कितना खराब लगता है। महीनों महीनों आपने इंटरनेट बंद कर रखा, महीनों महीनों आपने लोगों की खबरों को आना जाना बंद कर रखा, इलाज की गुंजाइश नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। आपने कश्मीर को अभी से ही विदेश बना दिया है, और कश्मीरियों के साथ आप विदेशी जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इतिहास में ये धारा 370 को हटाना और फौज की बंदूक के बल पर अपनी दावेदारी पेश करना बहुत तकलीफ के साथ याद किया जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा तिरंगे झंडे की। मैं पिछले दिनों कोई प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे थे कि ये जो लाल चौक है श्रीनगर का, वहां पर तिरंगा लेके किसी का एक व्यक्ति का भी जाना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो वहां तिरंगा ही तिरंगा है। ये गलतफहमी है। तिरंगे के पीछे का जो सच है वो बहुत ही भयानक है। उसको दिखाने का साहस न हमारी सरकार को है, न हमारी मीडिया को। मैं समझता हूं कि कश्मीर के बाहर के लोगों को कश्मीर के मुद्दे को वैसे ही नंबर 1 रखना चाहिए, जैसे कभी जयप्रकाश नारायण ने नागालैंड का सवाल उठाया था, जैसे कभी जयप्रकाश नारायण ने कश्मीर का सवाल उठाया था। आज अभी 4 दिन पहले जयप्रकाश जी की जन्मतिथि आई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बरसी आई, गांधी जी का जन्मदिन आया। इन तीनों के दिखाए रास्ते से कश्मीर तक आवाज पहुंचानी चाहिए। हम जो भी करेंगे वो बेहद कीमती होगा, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से कहता हूँ। मैं सुजीत नायर साहब को भी इस डिस्कशन में ले लूं। असल में जब मैं इस कश्मीर की बात कर रहा था और ये मैंने भेजा था, सुजीत नायर साहब HW न्यूज इंग्लिश, मराठी और हिंदी के सक्सेसफुली चलाते हैं। बड़ा इनके सब्सक्राइबर बेस है। उम्र में मुझसे बहुत छोटे लेकिन काम में मुझसे बहुत आगे। ये मूल रूप से केरल से आते हैं, और जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने, और ये अंग्रेजी वाले हैं, ये क्योंकि इनका चैनल अंग्रेजी में, हिंदी अच्छी बोलते हैं, मुझसे अच्छी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर पे मैं बोलना चाहता हूं। तो मैं सीधे सीधे अब सुजीत नायर साहब आपके पास आ रहा हूं। जो हमारे रहमान साहब ने बात की कि ये हमारा ताज है, और ये फैक्ट है कि जब हम बड़े हो रहे थे
तो कश्मीर ही सबसे सुंदर माना जाता था। कश्मीर ऑल्टर ईगो था एक एवरेज इंडियन की। हम ये बाद में जाने कि गोवा भी कोई जगह होती है, घूमने घामने की होती है, इत्यादि इत्यादि। कश्मीर अल्टीमेट था। तो आज व्हाट इज द रोड फॉरवर्ड? सुजीत नायर साहब, आप हिंदी अंग्रेजी जैसे बोले, आप दोनों भाषाओं पे बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सिंह साहब, देयर आर टू थिंग्स। एक तो मुझे लगता है कि हम कश्मीर को इन आइसोलेशन देखना ही नहीं चाहिए। जब कश्मीर के बारे में एक स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, एक नेशनल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो इट हैज टू बी इन कंसिडरेशन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में होता है वो कश्मीर को इफेक्ट करता है, और जो कश्मीर में होता है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में इफेक्ट करता है। 1986 में जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का डोर्स खोला था हिंदुओं के लिए, हिंदू डिवोटीज के लिए, उसका रिपल कश्मीर में फील हुआ, और वाइस वर्सा। जो कश्मीर में होता है 1990s में, जो कश्मीर में हुआ है 1987 में, जो कश्मीर में हुआ, उसका रिपल्स रेस्ट ऑफ द कंट्री में फेस हुआ है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये एक है कि भाई हम कश्मीर को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात सर, इंटीग्रेशन, जो ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट विल टॉक अबाउट, इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट दैट बीइंग सेड, इंटीग्रेशन से पहले एक चीज हमको ये दिखाना है, कि एक चीज हमको ये करना है कि ये जो सोशल बिहेवियरल चेंज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए कश्मीर के लिए। हो गया डिप्लोमेसी, हो गया ना, हमने करके देखा, हमने मिलिट्री पावर करके देखा, हमने लॉस को चेंज करके देखा, कुछ हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ। एंड ऑफ द डे वी आर इन द सेम ब्लॉक, पॉसिबली हम, लाइक द डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट वर सेइंग, वी आर डिसइंटीग्रेटिंग, हम और नीचे जा रहे हैं, वी आर गोइंग डाउन। कहने का मतलब यह है कि देखिए सर, एक प्रीमाइसिस मुझे रखना है। 2012, 2013 में जो कम्युनलिज्म आज इंडिया में जो रेलेवेंट है, क्या वो कम्युनलिज्म इंडिया में था 2014 के पहले? मैं इवन 2014 इलेक्शन की बात कर रहा हूं। 2014 इलेक्शन भी हमने करप्शन के ऊपर लड़ा था। 2014 के पहले भी हमने जो भी इलेक्शन हमने देखा है, ये करप्शन के ऊपर देखा है, पॉलिसी पैरालिसिस के ऊपर देखा है। इट इज ओनली आफ्टर 2014, 15, 16 जो है, जब हमने इतना कम्युनलाइजेशन, हर एक इलेक्शन में कम्युनलाइजेशन देखा है। और वर्स्ट ये है कि लोग वोट करते हैं कम्युनलाइजेशन पे, वो उन लोग एक्सेप्ट करने चालू किए हैं कम्युनलाइजेशन। हिंदुत्व जो है वो एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है आज, जो एक जमाने में एक्सेप्टेड नहीं था। उसका मतलब यह है कि एक सोशल बिहेवियरल चेंज हमने देखा है इंडिया में फ्रॉम 2014, एक डेफिनेट सोशल बिहेवियरल चेंज दिखा है, और ये चेंज हमने लोगों पर देखा है। सर, कश्मीर का इशू, लाइक आई सेड, मेरा फर्स्ट प्रीमाइस इज कश्मीर, व्हाट हैपेंस इन कश्मीर affects the rest of the country, what happens in the rest of the country affects कश्मीर। सर, कश्मीर में चेंज लाने के लिए हमको भारत में चेंज लाना पड़ेगा, इंडिया में चेंज लाना पड़ेगा। सर, एक कॉन्सेप्ट जो माइनॉरिटी का, ये जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, वैसे कल हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को अब फंडामेंटल ड्यूटी के साथ लिंक करना चाहिए। तो मैं यही बात कर रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटी में, और फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया शुड बी दैट एवरी मेजॉरिटी शुड बी एबल टू सपोर्ट, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर माइनॉरिटी। ये एक मेजॉरिटी का काम होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए कि माइनॉरिटी का को सेफ रखे, उनको एक सेफ्टी का फीलिंग दे। ये मात्र कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर की बात कर रहा हूं। माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज चेंज हो सकता है, कन्याकुमारी का माइनॉरिटी और कश्मीर का माइनॉरिटी, ये दो अलग माइनॉरिटीज हैं, बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेफगार्डिंग माइनॉरिटीज, that as a duty of majority should be something, वो ये सोशल बिहेवियरल चेंज अगर आपने इनिशिएट किया, तो शायद इससे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ओवरनाइट सब चेंज हो जाएगा, बट इससे एक डेफिनेटिव, एटलीस्ट माइनॉरिटीज जो है हर एक जगह पे, दे विल फील सेफ। ये फर्स्ट स्टेप होगा कश्मीर के सेफगार्डिंग के लिए, कश्मीर के प्रोग्रेस के लिए। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो that's the concept that I wanted to actually, and इसलिए मैंने सर आपको बोला था कि मुझे बात करनी है टॉपिक में, because that is the concept that I think we should be talking about. That is the concept that we should be actually propagating in India. देखिए, ये जो आपका मिलिट्री solutions है, मुझे एक कंट्री बताइए जहां पर मिलिट्री सोल्यूशन आपको परमानेंट सोल्यूशन ला के दे सका। ये दिस इज हिस्ट्री, राइट? देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। मिलिट्री और फोर्स के बिना पर कोई कंट्री ने किधर भी कुछ भी अचीव नहीं किया है, तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं? व्हाई आर वी इवन अटेम्प्टिंग इट? सो दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक सर विद द डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस। थैंक यू सुजीत साहब, थैंक यू टू बी वेरी पॉइंटेडली और बहुत डीपली। अनुराधा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और
एक चीज मैं जैसा सुजीत साहब ने कहा कि ये मेजोरिटी की बेसिक जिम्मेदारी बनती है। मैं एक चीज और बताऊं, मैं फिर से बताऊं कि मैं अभी गया कश्मीर, मतलब लद्दाख गया, कश्मीर गया, मैं बाल्टिक गया, मैं बाल्टिस्तान गया, मैं तुर्क गया, मैं थांग गया, मैं श्रीनगर गया। मुझे वहां कहीं पे भी, जो मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मुझे कहीं पे भी ना हिंदू मुस्लिम की समस्या दिखी, ना बौद्ध की दिखी। और मैंने कम से कम 50-100 लोगों से पूछा कि भाई ये अलग होने से कोई फायदा हुआ? या तो लोग मुंह पे ताला लगाए हुए थे, नहीं तो कह रहे थे साहब होगा ही, जब सरकार ने किया है तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी तो जैसा है वैसा ही है। देवर सेप्टिकल इन आंसरिंग। पर मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बस ये तो 370 हटा और यहाँ पे इतना अच्छा विकास होने लगा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब वहां के लोगों को समस्या नहीं है, जब वहां के लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो ये कहां, वेयर इज द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम? अनुराधा जी। देखिए, बिल्कुल सही है आपने कहा, वहाँ के लोग एक साथ मिलके रहना चाहते हैं। यहाँ पे हमेशा से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स रही है, जो एक डिविजिव पॉलिटिक्स इंटरनली रही है, और वो नई दिल्ली ने भी काफी हद तक प्रमोट की है ताकि वो कंट्रोल कर सकें कश्मीर को, और कश्मीर की पॉलिटिक्स को का जो कश्मीरी डोमिनेशन है उसको काउंटर कर सकें, जम्मू को उसके खिलाफ खड़ा करके या लद्दाख को उसके खिलाफ खड़ा करके। आज की डेट में देखिए ना, जम्मू वाले खुश हैं, वो ये नहीं कह रहे धारा 370 हटाइए, वो कहते हैं हमें स्टेटहुड दीजिए, हमें प्रोटेक्शंस दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दीजिए। लेकिन लद्दाख से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज आई है, जो वहाँ की इंटरनल जो म्यूचुअल एनिमोसिटी हुआ करती थी कारगिल की और लेह की, और आप अभी हाल ही में गए हैं, तो वो कैसे एक साथ आके खड़े हो गए हैं। जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड ले था, जिनकी डिमांड थी कि हमें यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया जाए क्योंकि ये कश्मीरी डोमिनेशन से हमें बचाएं, आज वो कह रहे हैं ये तो उससे भी बदतर है, हमको वापस वहीं लाइए जहां पे हम थे। तो शेख साहब ने कहा, बात कर रहे थे कि यहाँ के डेवलपमेंट इंडिसेस बाकी देश से बहुत अच्छे थे। तो मैं एक ही हाल ही में रिपोर्ट आई है CMIE की, जो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए 2 साल में कहाँ 15% से 21% आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये जन्नत का नक्शा है शायद इनकी नजर में। दूसरी चीज में एक ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात की सुजीत जी ने, और एक शुरुआत की कि उससे पहले प्रोफेसर आनंद साहब ने भी कहा कि ये जो कश्मीर का मसला है इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, और डेफिनेटली नहीं देख सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसका असर कश्मीर पे होता है। और खास तौर पे जब से ये भाजपा की सरकार आई है, तो इनकी नीति ये रही है कि कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या जिस तरह से आप देखिए जो कुछ आज हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका कहीं एक फ्रैक्शन ऑफ दैट टिरनी, ऑफ दैट ऑपरेशन आपको हिंदुस्तान के हर खित्ते में आज नजर आएगा, हर राज्य में नजर आएगा। वो एक चल रहा है। और जहाँ ये कश्मीर का उसका असर कश्मीर पे क्या होता है, ये इनकी समझ में नहीं है या ये समझना नहीं चाहते। कश्मीर को ये एक ऐसा जिला बनाना चाहते हैं, एक ऐसा एरिया बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से कंट्रोल में हो, एक पूरा जेल का जेल हो जहां पे लोगों के कोई हकूक नहीं हो। आप इंटीग्रेशन के नाम पे आपने टेरिटरी को इंटीग्रेट कर दिया, आपने लोगों को इंटीग्रेट नहीं किया। आप झंडे की, अगर किसी ने बात की यहाँ पे कि तिरंगा झंडा जो लाल चौक में लहराया गया या बड़ी बड़ी जगह खड़ा किया गया, 15 अगस्त को हर स्कूल में बोला गया कि ये ऑर्डर के जरिए, ये सब ऑर्डर के जरिए हो रहा है, ये सब एक ऑफिशियल कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल के अंडर हो रहा है, उसमें पब्लिक कहाँ शामिल है? तिरंगा झंडा हम तब सेलिब्रेट करेंगे कश्मीर में लहराया गया जब लोग उसके साथ खड़े हैं। आज लोग उससे बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। लोगों को यह एहसास हो रहा है कि ये हमें एक जो है ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह जो है कंट्रोल किया जा रहा है। और उनका मानना है, वो ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आज, और उनकी नजर में
एक हिंदू राइट विंग जो एक सोच है, एक धारणा है, एक विचार है, वही आज गवर्नेंस का प्रिंसिपल बन गया है उनके लिए। और उसमें मुझे लगता है जहाँ पे आपने भी बात की कि कम्युनल डिविजन्स नहीं है, लोग एक साथ हैं, लेकिन जो जिस किस्म की राजनीति अपनाई जा रही है कश्मीर में, हम उस दिशा में चल रहे हैं जहाँ पे एक बहुत डेंजरसली कम्युनल डिवाइड्स खड़े किए जाएंगे, क्योंकि आज की जितनी आप ज्यादती लोगों के साथ करेंगे और खास तौर पे मुस्लिम आबादी के साथ करेंगे जम्मू कश्मीर की, जो कि अक्सरियत में है, जो कि बहुमत में है, उसका रिएक्शन होगा। और उसका रिएक्शन उनके जहन पे एक साइकोलॉजिकल सबसे पहले रिएक्शन है। जिस तरह से एक भाजपा की नीति है कि लाइंस ब्लर कर दी जाएं, पाकिस्तान में मुसलमानों में, टेररिज्म में, वो सबको एक ही नजरिए से देखते हैं, उसी तरह का रिएक्शन आज कश्मीर के युवाओं में है, कश्मीर के मुस्लिम युवाओं में। वो देखते हैं हिंदुत्व स्टेट को और हर हिंदू को उसी की तरह से देखते हैं। और ये एक डेंजरस ये गेम है जो ये खेल रहे हैं। और मेरी समझ में आता है कि कश्मीर जो है, कश्मीर में अमन जो है वो बहुत क्रूशियल है हिंदुस्तान के अमन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, बल्कि पूरे बड़े सगीर जो साउथ एशिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए। और और अमन जो है वो अमन जेल का अमन नहीं है, वो अमन जो है वो कब्रिस्तान का अमन नहीं हो सकता। अमन वो हो सकता है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे डायलॉग के जरिए लोगों से बात कीजिए, आपसी जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ बात करिए। एवर लास्टिंग अगर पीस चाहिए है तो वो बहुत जरूरी है, वरना जिस किस्म की राजनीति अपनाई जा रही है ये हिंदुस्तान को ब्लीड करेगा। आप आज स्ट्रैटेजिक सिचुएशन देख लीजिए, हम एक बहुत डेंजरस मकाम पे खड़े हैं। रोज बरोज हिंदुस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या जिस किस्म के पैसे बहाए जा रहे हैं डिफेंस के नाम पर, और क्या हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है? एक मॉडर्न जमाने में आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं कोई सोच ही नहीं। मैं श्रवण जी आपके पास आ जा रहा हूँ, समय का थोड़ा हुआ है, माफी पहले मांग ले रहा हूँ। थोड़ा संक्षेप में एक चीज बहुत बेसिकली, मतलब मेरा एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है, ये जब चुनाव आने लगता है तो ये आतंकवाद कुछ कश्मीर में एकदम से होने लगता है। वो पुलवामा 2019, अब यूपी का अहम चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, वो एकदम से पिछले 6, 7, 10, 15 दिन से आप देख रहे हैं ये शुरू हो गया। क्या कोई रिलेशनशिप है इन दोनों में? मैं बहुत संक्षेप में आपको 1 मिनट में बात खत्म कर देता हूं कि ये जो कश्मीर का जो इशू है और जन्नत बनाने का जो इशू है, ये सरकार को पता है कि कैसे जन्नत बन सकता है कश्मीर। हम सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत अपने से ज्यादा बुद्धिमान उनको मान के चलना चाहिए। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो ये उसका कारण हमको तलाश करना चाहिए। और वो कारण ये है कि वो जो पॉलिसी ऑफ पोलराइजेशन जो है इस देश में, और पोलराइजेशन के जरिए जो सत्ता में आने का जो फार्मूला कांग्रेस बीजेपी ने इजाद कर लिया है सक्सेसफुली गुजरात के बाद से, गुजरात के दंगों के बाद से, वो पॉलिसी ऑफ पोलराइजेशन चुनाव में सबसे बड़ा हथियार बन गया है सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने का। और कश्मीर में कोई भी पॉजिटिव स्टेप, कोई भी पॉजिटिव कार्रवाई जो ये दिखाती है कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है उसके जरिए, वो पोलराइजेशन की पूरी थ्योरी को निगेट करता है, डिमोलिश करता है। तो इसलिए, और उसके फिर चुनाव में परिणाम भी नेगेटिव हो सकते हैं, जो हिंदू साइकी है उसको प्रभावित करता है वो, ऐसा इनका मानना है जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो अभी बने हुए हैं। तो इसलिए
हर चुनाव के मौके पर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या पार्लियामेंट का हो, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। और मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि लगभग 99% गुलाम हो चुका है, वो इन तमाम चीजों को उठाकर पोलराइजेशन में, ध्रुवीकरण में, जिसको हिंदी में कहते हैं, लगातार मदद करता है और कर रहा है और आगे भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रहमान साहब आपके पास आपसे एक अंतिम समझ के लिए, ये डेमोक्रेसी, देखिए कुछ भी कह लिए, जमहूरियती सोल्यूशन है, वहां के लोगों को ही डिसाइड करना है। ये प्रोसेस कब शुरू होगा, आपको कुछ अंदाज है? क्योंकि हम लोगों को बार बार लगता है कि नहीं अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, अगले 6 महीने, कोई इंडिकेशन, कहीं कुछ कानाफूसी? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है लोगों के लिए। अभी तक जमहूरियत को बहाल होने का यहाँ कोई नामो निशान मिलता नहीं, क्योंकि इसको डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जोड़कर रखा गया है कि जबकि पार्लियामेंट ने ही अटल जी के वक्त में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2026 तक बैन लगाया था, कोई सीट नहीं बढ़ सकती। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन बनाकर यहाँ सीटें बढ़ा रहे हैं, कोई आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट ही नहीं होना है। और इसलिए अभी जल्दी उम्मीद नहीं है इलेक्शन होने की। लेकिन जितनी देर तक ये सिंगल हैंडेडली दिल्ली से हैंडल करते रहेंगे, और जिस तरह की पॉलिसीज का अभी जिक्र किया अनुराधा जी ने और दूसरे साथियों ने कि कम्युनल पोलराइजेशन करके चुनाव जीतने की बात है, तो अगर इसी के लिए पाकिस्तान के साथ भी झगड़ा करना है, पाकिस्तान के साथ भी कोई बात नहीं करनी है, यहाँ के लोगों के साथ कोई बात नहीं करनी है, यहाँ के लोगों की कोई जो वैल्यू, आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी हालत में ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जी जी, रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद भाई साहब, लास्ट वर्ड आपसे, इस अश्योरेंस के साथ कि बिल्कुल एक दिन हम लोग एक 12 घंटे का टॉकथॉन करें, आप सब लोग आए और देश के उन लोगों को बुलाया जाए जो बहुत विचार रखते हैं, उनके विचार अहम हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में भी उनसे जरा पूछा जाए और एक बार जैसे नींद से जगाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आनंद भाई साहब। नहीं, बिल्कुल, इसमें दिल्ली से ही ये बीमारी चली है और दिल्ली में ही इसका समाधान खोजना होगा। भारत की राजनीति के इस नाजुक मोड़ में कश्मीर बलि का बकरा बनाया गया है, और जब तक ये हिंदुत्व आधारित, उसमें कश्मीर जो मुस्लिम बहुमत का प्रदेश है, उसको सजा, बेगुनाह की सजा मिलती रहेगी। इसलिए जरूर करना चाहिए, और आप जब शुरू करेंगे देखिएगा कि उसका परिणाम देश भर में होगा, उसकी गूंज कश्मीर तक में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुजीत नायर साहब, चलते चलते अंत में आप, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं और आप तो इस मुहिम में, हम लोग अपने तरफ से जो हो सकता है 2 ही लोग इस बात को सुने। HW न्यूज की तरफ से मैं बिना आपसे पूछे अपने पैनल को ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जरूर इस तरह का कुछ ना कुछ अगले एक आध महीने में जल्दी से जल्दी इसमें एक डिटेल चर्चा करेंगे। सुजीत नायर साहब, ये देश के हित में होगा, और ये पूरे देश के लोगों को, दानश्वर लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस राह पर, इस डगर पर डेमोक्रेसी को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, तो ये इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी और इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में दानश्वर लोग जो है, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, उनको मिल बैठकर सोचना चाहिए। पूरे मुल्क के लोगों को सोचना चाहिए। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क का मामला है। नहीं, मैं एक चीज ऐड कर दूं सुजीत साहब, मैं जब अभी 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं गया तो लद्दाख के दुर्गम इलाकों में, नुब्रा में, पैंगोंग के पास, गिरिडीह से गए हुए झारखंड के लोग, दुमका से और कहां से देश के बहुत से लोग आज लेबर बन के वहां काम कर रहे हैं, और वहां वो उनको प्रेम से रख रहे हैं, उनको खाना दिया जा रहा है उनको, और उनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है। मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला, मैंने कम से कम 20-25 लोगों से, लेबर से बात की, जिसने कहा कि नहीं यहाँ मेड भाग गया। उसने कहा साहब हवाई जहाज पे बिठा के लाया जाता है, 6 महीने काम करते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये देते हैं, फिक्स पैसा देते हैं। तो कश्मीर एक तरह से यहाँ के लोगों का पेट भी भरने का काम कर रहा है। सुजीत नायर साहब, लास्ट वर्ड एंड देन वी क्लोज। Sir, last word is that
कश्मीर शुड स्टॉप बीइंग अ ट्रिगर पॉइंट। ये पॉलिटिकल ट्रिगर पॉइंट है। जब आपको पॉलिटिकल आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं होता, जब पॉलिटिकल आपके पास एक डिफरेंशिएटर नहीं होता, एक पॉलिटिकल आपको एक लीवरेज करने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट नहीं होता, तो कश्मीर आ जाता है। जब तक ये कश्मीर पॉलिटिकल एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तब तक कश्मीर विल हैव टू फेस व्हाट इट इज फेसिंग करंटली। मुझे लगता है कश्मीर शुड बी, लाइक आई सेड बिफोर, कश्मीर शुड बी नॉट सीन इन आइसोलेशन। कश्मीर शुड बी सीन एज पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड कश्मीर शुड बी, हम एज, देखिए अल्टीमेटली वी आर वोटर्स। अगर हमने चाहा तो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को चेंज होना पड़ेगा। तो हमको चाहिए कि हम ये चाहे कि कश्मीर को पॉलिटिकल इसके लिए यूज ना करें, और इट शुड बी सीन एज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर एंड व्हाट पीपल ऑफ कश्मीर आर सफरिंग। आई थिंक दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगला, चूंकि समय की एक सीमा है, मैं अगले उस पर बढ़ता हूँ। अनुराधा जी, रहमान साहब, आनंद भाई साहब, श्रवण भाई साहब और सुजीत जी, आप सब लोगों का इस डिस्कशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।